हेलो, वेलकम टू लाइटबूम क्लासेस स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग हैं 27 जनवरी 2024 को 27 जनवरी 2024 को शिफ्ट वन के जेई मेंस पेपर के साथ। और बहुत इजी पेपर आया था इस बार। और क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल ऐसे थे कि जिनको देख करके आप आराम से कर सकते थे अगर आपने स्टडी किया हो, क्लासरूम अटेंड किया हो। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे वो बहुत इजी टॉपिक से थे। और इनको करने के लिए हमें क्या चाहिए, इनको करने के लिए हमें एक राइट अप्रोच चाहिए। एज ए स्टूडेंट मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे मैं स्टूडेंट होता तो किस तरह से इसको सॉल्व करता, क्या क्या मिसकंसेप्शंस बीच में आते हैं जेई के एग्ज़ाम के अंदर। सोचते टाइम हमें ध्यान रखने हैं ताकि गलत ना हो। और अप्रैल में अब दोबारा जेई आने वाला है, तो उसमें भी आप लोगों को क्या होगा कि 4 या 5 क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा कि आप किस तरह से साइकोलॉजिकली भी एग्ज़ाम को कॉन्कर कर सकते हैं। और उसके अंदर किस तरह से सब्जेक्ट वाइज आपको अप्रोच करना है, वो अप्रोचिंग का तरीका क्या है, वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट इन ऑल कंटेंट। तो इन ऑल कंटेंट की बात कर रहा है। ये देखते ही सबसे पहले स्टूडेंट के दिमाग में क्या आना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है वो रिकॉल हो जाना चाहिए कि जो इनॉल होता है वो क्या होता है। कि जैसे भी हमारे पास जो एसिडिक कंडीशन होती है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, कि जैसे मान लीजिए कि OH है और यहाँ पे जो है अदर कंडीशन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। और क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन इस फॉर्म में है, तो यानी कि हमें किस फॉर्म में ले जाना है, इस फॉर्म में। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रिकॉल हो जाना चाहिए क्वेश्चन को देखते हुए। इतना टाइम मैं यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग ऐसे स्टूडेंट सोच सकें कि एग्जाम में क्वेश्चन को सोचा कैसे जाता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसने पूछा है। अब मुझे ये देखना है कि हाईएस्ट इन ऑल कंटेंट क्या होगा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि जब इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिख के हम चेंज करते हैं, तो डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसका मतलब जितनी भी हाइड्रोजन यहाँ पे लगी हुई हैं वो सब की सब क्या होंगी, वो सब की सब ऑक्सीजन पे जाएंगी। और ऑक्सीजन पे जाने पे उनके पास यहाँ पे बीच में पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे गई, इसने यहाँ पे इन्वॉल्व किया। ये वाली जो है यहाँ पे गई और ये पाई बॉन्ड बीच में आ गया। ये वाली यहाँ पे गई और ये पाई बॉन्ड बीच में आ गया। तो जो कंडीशन बन के आ रही है फर्स्ट के अंदर, वो क्या बन के आ रही है कि इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। और यहाँ पे मेरे OH, और यहाँ पे क्या आ चुका है, OH आ चुका है, और यहाँ पे OH आ चुका है। तो ऐसी कंडीशन निकल के आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कंपाउंड जो कि किसी भी तरह से एरोमेटिसिटी नहीं है इसके अंदर, क्या कर रहा है, एरोमेटिक हो जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और यहाँ पे इनॉल कंटेंट जो है इसका, वो क्या हो चुका है कि हाईएस्ट है यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या है कि एरोमेटिसिटी चूंकि सबसे बड़ा फैक्टर होता है, तो आपको अदर ऑप्शंस अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा आंसर है वो क्या, फर्स्ट आंसर हमारे यहाँ पे हो गया। यहाँ पे जो एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है वो हाईली स्टेबल है, तो हाईएस्ट इनॉल कंटेंट उसके अंदर होगा। यहाँ पे इसको भी डिस्कस करना चाहे तो आप समझ सकते हैं कि इस वाली ऑक्सीजन का कुछ नहीं होएगा, केवल इन दोनों से क्या होंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस होंगे। पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस होंगे तो उतनी स्टेबिलिटी नहीं लेगा। उसके बाद यहाँ पे भी कितने पाई बॉन्ड आएंगे, 2 पाई बॉन्ड आएंगे, उतनी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और यहाँ पे तो सिंपल एक ही पाई बॉन्ड बीच में आएगा, तो इसलिए यहाँ भी स्टेबिलिटी इस तरह से नहीं आएगी जितनी स्टेबिलिटी फर्स्ट के अंदर आएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। तो एसिडिटी का क्वेश्चन देखते ही आप देख रहे होंगे कि OH लगा हुआ है सबके ऊपर। तो OH के ऊपर मुझे जो कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए वो ये याद आना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारा OH है वो फिनॉक्साइड है। और फिनॉक्साइड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इस तरह से इसने इनको लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्यूटाइल OH, यानी कि ब्यूटाइल इस तरह से, और यहाँ पे OH लगा हुआ है, इट इज़ एलिफेटिक। यहाँ पे जो है OMe लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। NO2 और NO2 लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक NO2 लगा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं और हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एसिडिटी इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इंक्रीज होने से। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये होगा। और इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है
कि एक कंपाउंड कई सारी इस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकता है, शो कर सकता है। जैसे वेनेडियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब कंपाउंड क्या होते हैं कि बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कौन है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं कर सकता? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो ना कर पाने का मतलब है कि यहाँ पे वो जो हमारे पास एलिमेंट है, वो एलिमेंट गिव एंड टेक नहीं कर सकता। इसका मतलब वो यहाँ पे क्या कर सकता है कि वो या तो इलेक्ट्रॉन को लेगा या सिर्फ देगा। ओके, ये इसकी सबसे शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की। अब आप देखो, जो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, इन चारों के अंदर मैंने ये रॉन्गली लगाए हैं। तो इन चारों के अंदर क्या है कि इन चारों के अंदर केवल मुझे दिख रहा है साफ कि फ्लोरीन, फ्लोरीन के अंदर क्या है कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है केवल। इसकी केवल यही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या नहीं कर सकता, वैरी नहीं कर सकता। यानी कि -1 से -3 नहीं ले जा सकता, ये +2 नहीं ला सकता, +1 नहीं ला सकता। बाकी सब के अंदर क्या है, बाकी सब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर सकते हैं, वैरी कर सकता है। और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सारे एटम्स के अंदर, सारे कंपाउंड्स के अंदर ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत इजी पेपर इस बार आया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, फ्लोरीन। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये कंपाउंड है। ये कह रहा है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे ये एस नहीं लगा है, इसको आप लोग काउंट ना करें। तो यहाँ पे ये मेरे पास कंपाउंड है और यहाँ पे पूछ रहा है इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि साइक्लोहेक्सेन तो सबके अंदर है, तो क्यों ना मैं इसकी नेमिंग कर लूँ। दोनों की तरफ क्या है, कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं इसके अंदर। अब यहाँ पे जो नेमिंग के साथ लेकर के प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो ये आती है कि सर ये मेरे पास कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में मैं किधर से नेमिंग लूँ, मैं यहाँ से नेमिंग लूँ 1 2 3 इस तरफ, या फिर मैं 1 2 3 इस तरफ नेमिंग लूँ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मैं इस तरफ जा कर के नेमिंग ले रहा हूँ ये वाला, तो मेरे पास आएगा 1 3 और 3, जिनका जो सम होगा वो क्या होगा, 7। 3 + 3 + 1। और अगर मैं इस तरफ आता हूँ, तो इस तरफ आने में जो मेरे पास आएंगे वो आएंगे 1 1, और लास्ट में क्या आएगा 3, क्योंकि हम देख रहे हैं 3 पे इथाइल लगा है। तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, 5। अब यहाँ पे मुझे स्टूडेंट को याद आना चाहिए कि यहाँ पे क्या लगेगा, मिनिमम लोकेंट रूल, जो कि बहुत बेसिक रूल है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे मिनिमम लोकेंट रूल लगना चाहिए। इसका मतलब जिनका सम सब्स्टिट्यूएंट्स का मिनिमम होगा, यानी कि वो क्या होगा, वही हम यहाँ पे नंबरिंग लेंगे। तो 1 1 5, इसका मतलब यहाँ पे जो है हम कैसे लेंगे, 1 2 और 3। अब यहाँ पे क्या है, 1 1 डाईमिथाइल हो गया, ये भी मुझे दिख रहा है। और उसके बाद क्या है, 3 इथाइल। अब 3 इथाइल जो है उस, यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे कि M और E में सबसे पहले कौन आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। तो E पहले आता है, तो इसलिए मुझे दिखा कि यहाँ पे 3 इथाइल 1 1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 रूल यहाँ पे लग रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और दूसरी चीज उससे पहले जो लग रहा है वो लग रहा है मिनिमम लोकेंट रूल। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन। ये पूछा द गिवन कंपाउंड इज। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसके एरोमेटिक होने का कोई क्वेश्चन नहीं उठता। ओके, यहाँ इसके एंटी एरोमेटिक होने का कोई क्वेश्चन नहीं उठता। वो क्यों नहीं उठता, वो इसलिए नहीं उठता क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन के अंदर ही हम लोग एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की बात करते हैं। तो यानी कि हमारे क्या हो गए, एलिसाइक्लिक और ए साइक्लिक। तो यहाँ पे हम देख लेंगे क्योंकि एलिसाइक्लिक क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा, क्योंकि ए साइक्लिक नहीं है, क्योंकि ए साइक्लिक वो होते हैं जिनके अंदर साइक्लिक रोटेशन नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, एलिसाइक्लिक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज पोलर मॉलिक्यूल। ये देखते ही स्टूडेंट्स के दिमाग में आना चाहिए कि पोलैरिटी होती किस वजह से है। पोलैरिटी होती है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, पोलैरिटी होती है जिस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं या चार्जेस वहाँ पे होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है कि वहाँ पे चार्जेस होने चाहिए। और चार्जेस किस वजह से होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर वहाँ पे है तो वो क्या होगी, उसके अंदर पोलैरिटी होगी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी आता है कि यहाँ पे अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो पोलैरिटी होते हुए भी क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल वहाँ पे नॉन पोलर होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल BF3।
BF3 का एग्जांपल सबने पढ़ा होगा, इफ़ यू आर ए सीरियस स्टूडेंट ऑफ जेई। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जितनी भी यहाँ से पोलैरिटी होती है वो क्या हो जाती है, इसके अंदर पोलैरिटी, इसके अंदर पोलैरिटी, ये क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाता है, नॉन पोलर। तो यानी कि यहाँ पे हमें देखना है कि सिमेट्री ना हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। CH2 में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद मुझे दिख रहा है CH4 के अंदर भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग सेम होती है। तो इसीलिए हम इसको भी नहीं ले सकते। एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं हम लोग, सेकंड और थर्ड लेते हैं। सेकंड और थर्ड के अंदर जो CCl4 होता है, CCl4 के अंदर सिमेट्री होती है, क्लोरीन क्लोरीन, और इस तरह से यहाँ पे क्लोरीन होता है। तो ऊपर की जो डायपोल मूवमेंट होती है, नीचे जो इनकी डायपोल मूवमेंट आती है, उसको क्या करती है, कैंसिल कैंसिल करती है। और आप ये भी जानते होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसके नॉन पोलर नेचर होने की वजह से बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर ये क्या होता है, यूज होता है एज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अगर वो भी किसी ने गौर किया होगा तो ये थर्ड भी आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या होगा, 2CHCl3, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि तीन यहाँ पे क्या है, Cl है और एक हाइड्रोजन है। और यानी कि यहाँ पे क्या होगी, पोलैरिटी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि आप सपोज लीजिए यहाँ पे अगर आपने एक भी क्लोरीन हटा के हाइड्रोजन लगाया तो पूरी पोलैरिटी कैंसिल होने के बजाय क्या होगी, किसी डायरेक्शन में आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 2। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सेंट्रल एटम हैज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कि कौन से कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि सिंपल हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना है। तो यानी कि सबसे पहले देख लेते हैं SO3। SO3 में सल्फर को कितना लिया, X, ऑक्सीजन 3, यहाँ पे -2 होता है, = 0, X = +6, क्योंकि -c हो जाएगा +6 होगा, यानी कि फर्स्ट हमारा आंसर नहीं है, +4 पूछा है। H2SO3, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का 2, प्लस का 2 ले लिया मैंने हाइड्रोजन के लिए, सल्फर का X ले लिया, और यहाँ पे कितना हो गया, 3 2 जा 6, -6 = 0, और x -4 = 0, x क्या आ गया, +4, यानी कि ये हमारा सेकंड आंसर है। इसके बाद आप चाहे तो चेक कर सकते हैं बाकी ऑप्शंस को, क्योंकि हमारे ऑप्शन मिल चुका है। तो एग्जाम में हम इसी तरह से करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, हम इन सबको डिस्कस नहीं करेंगे। क्योंकि नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर मैं इनको भी डिस्कस करने लगूंगा तो वो मेरे को क्या नहीं करेगा, बेनिफिट नहीं करेगा। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है, इट इज गिवन दैट रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट इज आर, फाइंड आउट रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट। थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट को कितना दिया है इसने, आर दिया है, इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन रेडियस का है। फिर वो कह रहा है फाइंड आउट रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट। फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट का उसने क्या पूछा है, रेडियस पूछा है। तो हमें इतना देखते हैं, मुझे क्या आना चाहिए, बोर की एटॉमिक थ्योरी याद आ जानी चाहिए। उसके अंदर जो है वो हमें रेडियस को लेके चलना है। तो रेडियस का जो फॉर्मूला था RN, वो क्या था, =n²/z। और चूंकि एलिमेंट सेम है तो यानी कि z भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसने थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट यानी कि R3 = 3² अब इसने पूछा R4 के लिए, तो ये हो गया R3 = 9/z। और यहाँ पे पूछा है इसने R4 के लिए, तो R4 किसके स्क्वायर होगा, वो होगा 4²/z। ओके, और R3 को कितना दिया है इसने, R3 को दिया है हमें R, तो यानी कि R = 9/z। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा R किसके इक्वल है, 9/z, z = 9/r। इसको हमने पुट किया, R4 = 16 एंड दिस इज 9/r। और यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन गया R4 = 16r/9। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको फॉर्मूला पता था तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको आराम से कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट आंसर हमें निकल के आ गया। इतना ही केवल आप लोगों को जेईई के एग्जाम में पता होना चाहिए, इतनी थ्योरी आप लोगों को पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक कर सके कि मुझे सोचना कैसे है, वही मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है सेलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड बेस की थ्योरी दिमाग में आनी चाहिए। और स्टूडेंट क्या सोचेगा, मुझे अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ये सोचता कि जो ब्रॉन्स्टेड बेस होता है वो ये होता है कि जो क्या होता है कि लोन पेयर को क्या कर देता है, डोनेट। तो यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब क्या है कि लोन पेयर डोनेट कर दे। ओके, क्योंकि फाइनल डेफिनेशन क्या है, लोन पेयर डोनेशन की है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन मुझे पता है कि लोन पेयर डोनेशन की वजह से
क्या करता है कि वो बेस होता है। अब यहाँ पे देखिए NH, NH के ऊपर क्या है, लोन पेयर, लेकिन ये लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, इधर की तरफ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, पहले इस रिंग में फिर उस रिंग में। तो यहाँ पे तो रेजोनेंस है, तो अवेलेबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी लेस है, बहुत कम है। उसके बाद चलते हैं हम लोग NH2 पे। NH2 के अंदर क्या है, इसके जो लोन पेयर यहाँ पे ऑर्बिटल में होंगे, ये भी क्या होंगे, ये भी अंदर यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, रिंग के अंदर घूम रहे होंगे, और इसीलिए यहाँ पे क्या होगी, इसकी अवेलेबिलिटी भी लेस है। उसके बाद यहाँ पे जो लोन पेयर हैं वो भी क्या करेंगे, यहाँ पे रेजोनेंस करेंगे, तो ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, इसकी अवेलेबिलिटी भी लेस है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके जो लोन पेयर हैं यहाँ पे, वो लोन पेयर वही हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। क्योंकि रेजोनेंस नहीं है तो एक्सटर्नली डोनेट करने के लिए लोन पेयर ये क्या है, ये बिल्कुल फ्री है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 4, मोर अवेलेबल लोन पेयर इज देयर इन दिस फोर्थ ऑप्शन, so इट इज अ बेस। उसके बाद कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूडाइनियम ND इज, एटॉमिक नंबर भी इसने दिया है 60, कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसके अंदर वो क्या होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं इस चीज़ को, इसको करने के दो तरीके हैं, तो आप लोग ट्रिक से क्या करें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने बैठ जाएं, बट हमारे पास टाइम की लिमिटेशन भी है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शंस के ऊपर से करके देखते हैं। ओके, कैसे, एटॉमिक नंबर 60, तो जिनॉन जो है उसका कितना होगा 54, यानी कि 54 से 60 जानने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे कि 54 के बाद 4 + 2 हो गए 60 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि यहाँ पे कितना दे दिया इसने, केवल 55 इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहा है यहाँ पे। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसके अंदर आप लोगों से वो टाइम वेस्ट करवाना चाहता था कि आप बैठ के वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगा करके उल्टा आ जाना है क्वेश्चन पे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चले जाना है। उसके बाद 2 + 2 4, 54 + 4 58, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पे 4 + 1, सो ये 54 + 5 दैट इज 59, ये नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है, नंबर 1। दिस इज हाउ यू विल सोल्व द क्वेश्चन इन 20-30 सेकेंड्स। ओके, कि किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे। अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस को भी देखते जाना है, जैसे यहाँ पे बेस वाली चीज़ थी तो मैंने देखा कि ये ऑप्शंस की तरफ भी नज़र रखना है कि क्या वो ऑप्शन हमें वो दे रहा है, उसी हिसाब से जो कॉन्सेप्ट हमारा होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है इथेनॉल शोज टर्बिडिटी विद लूकास रेजेंट कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। ये जैसे ही मैं क्वेश्चन को देखता हूँ मुझे याद आना चाहिए कि मैंने कहीं पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है, अल्कोहल की टेस्टिंग होती है, और अल्कोहल की टेस्टिंग के अंदर हमें क्या पढ़ाया गया था, लूकास रेजेंट। तो ये कह रहा है इथेनॉल। अब इथेनॉल क्या है, इथेनॉल है हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल। मुझे थ्योरी याद आ जानी चाहिए एग्जाम में कि होता क्या है कि 3 डिग्री इमीडिएट टर्बिडिटी दे देते हैं, जो मेरे पास 2 डिग्री होते हैं वो 5 से 10 मिनट्स में टर्बिडिटी देते हैं, और जो 1 डिग्री होते हैं वो कोल्ड अगर टेम्परेचर, अगर आपने हीटिंग नहीं दी तो वो क्या होंगे, नो टर्बिडिटी, और टर्बिडिटी विद हीटिंग। ये तो हीट करने पे बहुत टाइम बाद क्या देंगे, वो टर्बिडिटी देते हैं। अब ये कह रहा है टर्बिडिटी इमिडिएटली नहीं, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो इमिडिएटली तो नहीं देगा। ये 2 डिग्री अल्कोहल भी नहीं है तो इसलिए 5 to 7 मिनट्स में भी नहीं देगा। अपॉन हीटिंग आफ्टर 10 से 12 मिनट्स, हीटिंग पे ये टर्बिडिटी देगा। और 10 से 12 मिनट इसलिए इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसको कम से कम वहाँ पे 1 आवर चाहिए, या उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। पर हाँ ये कंप्लीट है कि हीटिंग करते ही वो तुरंत क्या दे देगा, वहाँ पे टर्बिडिटी दे देगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट, ये हमारा बायोमोलिक्यूल से है। ऐसे चैप्टर्स तो बहुत इजी होते हैं जिनके अंदर आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट टिक कीजिए, आगे बढ़िए। विच टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड सॉरी, बिटवीन ए बेस एंड शुगर। बेस एंड शुगर, जो न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताई थी क्लास में, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मैंने बताई थी आप लोगों को। ओके, इतना डीप में इसमें अभी नहीं जाना है कि यहाँ पे मैं इसको बनाऊं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक पूछा है उसने। न्यूक्लियोटाइड बिटवीन बेस एंड शुगर, तो पेप्टाइड लिंकेज तो नहीं हो सकता, क्योंकि पेप्टाइड लिंकेज जो होता है वो नाइट्रोजन के केस में होता है, प्रोटीन्स में। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी नहीं हो सकता, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस में होता है, शुगर शुगर, ये भी हमारा आंसर नहीं है। एमाइड लिंकेज भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी प्रोटीन्स में है।
तो हमारा आंसर क्या है 3। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपने थ्योरी कवर की होगी। मैंने जब क्लास में बताया था तो आप लोगों को बताया था कि जितने भी लिंकेजेस हैं हमारे वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। तो वही इसने पूछ लिया है। ग्लूकोज की जो रिएक्शंस हैं जो वो करता है ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, जितने भी लिंकेजेस हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या है, एन ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ए कॉम्प्लेक्स विद मैक्सिमम स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये क्वेश्चन पूछा है इसने, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हमारे टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन ना आए ऐसा पेपर में हो ही नहीं सकता, आपसे जरूर क्वेश्चन पूछेगा वो। अब हम देखते हैं कि इसने कहा है मैक्सिमम स्पिन एंगुलर मोमेंटम। मुझे थ्योरी याद आ जानी चाहिए कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने मेरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना क्या होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। ओके। अब ये कह रहे हैं FeF6, FeCN6, FeH2O6, VH2O6। तो तीन तो Fe ले लिए हैं इसने और दूसरा क्या ले लिया है, वेनेडियम। अब यहाँ पे आप देखो कि पहले वाले के अंदर चूंकि यहाँ पे जो Fe का x है, इसका 6 - 1 = -3, तो x = +3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की कितनी है, +3। इसी तरह से साइनाइड का भी -1 है, सेम है, तो ये भी कितनी होगी, +3। H2O6 x, और ये 0 होता है +2, तो यहाँ पे कितनी आ गई, +2। यहाँ पे कितनी है, +2। और वेनेडियम H2O, यानी कि H2O भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो कितनी होगी, +2। तो यहाँ पे हमने क्या ले ली, कि ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद आप एक बात इसके अंदर समझें कि यहाँ पे जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, Fe+3 = 3d5, Fe+2 3d6, और यहाँ पे जो मेरा वेनेडियम है उसके अंदर आएगा 3d3। ओके। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये 3d2 सॉरी, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कितना है ये H2। उसके बाद Fe6। अब यहाँ पे आप देखिए कि साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे H2O क्या है मेरा, न्यूट्रल लिगेंड, ये भी न्यूट्रल लिगेंड। अब यहाँ पे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। तो मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पे क्या करा देगा, पेयरिंग। तो पेयरिंग होने से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। क्योंकि जब इस तरह से पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस में, मैं यहाँ पे थोड़ा रफ बता रहा हूँ आपको, तो इस तरह से पेयर हो जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम बचते हैं। और इसके अंदर तो सबसे ही कम होंगे वेनेडियम के, तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग किसकी, Fe की। जब ये +2 में है, +2 के अंदर 3d6 है H2O के साथ, और यहाँ पे 3d5 है। 5 के अंदर क्या होगा, 3d5 के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है जो मेरे क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। इस तरह से होगा। अब साइनाइड क्या कराएगा, सेकंड वाला इसकी पेयरिंग करा देगा, तो यानी कि सेकंड भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, +2 वाला भी मेरा आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर क्या होगा, फर्स्ट, क्योंकि F6 क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास, बचे रहेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको आपको सोच करके जाना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेट द टेम्परेचर at which kinetic energy of monoatomic gaseous molecule is equal to 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन जो पूछा है इसने गैसेस स्टेट से पूछा है, ये गैसेस स्टेट से क्वेश्चन है। और गैसेस स्टेट के अंदर काइनेटिक एनर्जी और उसका जो रिलेशन है वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने सबको बताया था कि मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक के ऊपर ये क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे जो उसने टेम्परेचर पूछा है, तो मुझे सबसे पहले मोनोएटॉमिक गैस में काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन याद आना चाहिए, दैट इज 3/2 kT। के यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी दोनों वैल्यूज मैंने आपको बताई थी। उसने कौन सी यूज कराई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली। बोर के फॉर्मूले के अंदर भी जैसे चैप्टर 2 में हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, तो उसके अंदर भी एनर्जी की बहुत सारी वैल्यूज हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, किलो जूल पर मोल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर है। तो वो सब भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि उसी तरह से यहाँ पे भी इसने वो क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह की वैल्यू देके। 3/2 kT। अब यहाँ पे जो के की वैल्यू है दैट इज 8.6 इंटू 10⁻⁻5, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ अपनी काइनेटिक एनर्जी 0.414, 3/2, एंड के की वैल्यू 8.6 इंटू 10⁻⁻5,
इंटू थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर जो यहाँ पे इसने पूछा है। तो यहाँ पे T इज इक्वल टू 0.414 इंटू 2/3 8.6, और ये 10⁻⁵ है तो 10 के पावर ऊपर 5 हो जाएगा। ये वैल्यू जब आप अप्रोक्सीमेट निकालोगे तो ये आएगी 3200 के करीब, और 200 के करीब आएगी। इसका मतलब इन सब में जो सबसे सही आंसर हो सकता है वो क्या है, आंसर नंबर 5 इज द आंसर। जब आपको फॉर्मूला पता होगा, के की वैल्यू पता होगी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कुछ इस तरह से भी जई कभी कई बार आपसे स्पेसिफिकली जाके पूछता है ताकि वो मैक्सिमम लोगों को एक्सक्लूड कर सके। तो ये हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर था, ये हमारा क्वेश्चन गैसेस स्टेट के ऊपर पूछा। बहुत शानदार पेपर है कि इसने यहाँ पे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। फिर क्या है, ए सोल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ शोज। तो रॉल्स लॉ के अंदर मैंने क्या बताया था, रॉल्स लॉ के अंदर यहाँ पे मैंने लिया था, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे बता रहा हूँ कि रॉल्स लॉ के अंदर दो वोलेटाइल होते थे और उसके अंदर हम क्या लेते थे, नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन दोनों थे हमारे। ये पूछा नेगेटिव डेविएशन अगर शो कर रहा है और दोनों के दोनों कैसे हैं वोलेटाइल, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि एक भी अगर इसने चेंज कर देता है यहाँ पे ये, तो आंसर कुछ और भी हो सकता था। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, तुम इतना तो स्टूडेंट को देखते ही याद आ जाएगा कि यार नेगेटिव डेविएशन जो था थ्योरी में मैंने पढ़ा था कि उसके अंदर क्या होता था कि उसके अंदर वेपर प्रेशर जो होता था वो डिक्रीज हो जाता था। किसी को अगर ये ग्राफ भी याद आ जाए कि यहाँ पे जो 3 उसका ग्राफ लेते थे तो ये जो आता था इस तरह से हम लोग निगेटिव डेविएशन शो करते थे, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे, ये डिक्रीज वाले तो शो कर रहा है, और पॉजिटिव डेविएशन ऊपर शो कर देते क्योंकि आ जाता वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता था। तो ये वाला केस है ये। तो वेपर प्रेशर क्या होएगा, वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होएगा, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। और फोर्थ और सेकंड तो मैंने एक्सक्लूड कर दिए बिकॉज बोथ ऑफ देम टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो हमारा क्या बचा यहाँ पे, हमारा बचा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। अब वो किस पे डिपेंडेंट है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, और इसमें लिया है इसने बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। यहाँ पे आपसे एक कॉन्सेप्ट और पूछ रहा है कि वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हो गया तो यहाँ पे हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर क्या अफेक्ट पड़ता है। तो गाइज यही क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाता है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उसका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। और ऐसा इसके अंदर था, ऐसा इसके अंदर भी था कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं सॉल्यूशन क्लास 12th में, तो उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर जब हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, किसको वो भी क्लिक कर गया तो वो भी क्वेश्चन कर लेगा कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में जब हमने कोई सोल्यूट मिलाते थे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता था, कम वेपर्स बनती थी, और फिर हम लोग क्या करते थे, एक्स्ट्रा हीट देके उसके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करते थे। तो ऐसा करने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट से पैर रख रख के आप क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा है, वेरी इजी क्वेश्चन। ये कह रहा है यहाँ पे कि ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन, SN1 के लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब 2 स्टेप में होगी, और 2 स्टेप में होगी तो क्या बनेगा वहाँ पे, कार्बोकेटायन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इतना तो याद आ जाना चाहिए। उसके बाद देखता हूँ ऑप्शन में क्या बोल रहा है। इन्वर्जन अकर्स, इन्वर्जन तो भाई SN2 में होता था, इन्वर्जन तो नहीं होगा इसके अंदर, फर्स्ट तो आंसर नहीं हो सकता। रिटेंशन, फिर कह रहा है ऑलमोस्ट रेसिमाइजेशन, और फिर कह रहा है 100% रेसिमाइजेशन। 100% रेसिमाइजेशन भी नहीं होता क्योंकि आयन पेयर वहाँ पे बनते हैं, और उसके अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा रेसिमाइजेशन कभी नहीं होता, केवल 98 97% तक का रेसिमाइजेशन जाता है। 50-50 हमारे क्या बनते हैं, जो कार्बोकैटायन बनता है हमारा, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कार्बोकैटायन इस तरह से प्लेन में बन रहा है, तो 50% ऊपर से अटैक करेंगे, 50% नीचे से आइडियली। बट सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूशन में जो कार्बोकैटायन के साथ हमारा जो एनायन होता है वो थोड़ा चिपका रहता है उससे, तो उस वजह से क्या होता है कि उस वजह से सारे के सारे मॉलिक्यूल की रेशो डिस्टर्ब हो जाती है, और यहाँ पे 100% रेसिमाइजेशन होता है, 98% के करीब तक जाकर रेसिमाइजेशन यहाँ पे होता है। तो 100% रेसिमाइजेशन नहीं है, यहाँ पे क्या होगा हमारा, एल्मोस्ट रेसिमाइजेशन। तो यहाँ पे हमारा एल्मोस्ट रेसिमाइजेशन होगा। रिटेंशन क्यों नहीं होगा, रिटेंशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिटेंशन के केस में यहाँ पे हमारा क्या है, रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो क्या है, एल्मोस्ट रेसिमाइजेशन। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है assertion in reason, बोरोन इज हार्ड एलिमेंट। ये इसने एक स्टेटमेंट दे दिया, डायरेक्ट आपसे फैक्चुअल नॉलेज चेक कर ली। तो यस, बोरोन इज ए हार्ड एलिमेंट, हमें पता है कि बोरोन क्या है, हार्ड एलिमेंट है, हार्ड एलिमेंट है, ये करेक्ट कह रहा है, ये राइट है।
उसके बाद कह रहा है बोरोन हैज़ यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे बोरोन जो है उसका यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ओके। अब यानी कि यहाँ पे क्या बोरोन का यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन अब हमारा जो आंसर है यानी कि इनमें से और इनमें से नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड और फोर्थ कह रहे हैं, एक इनकरेक्ट है, आर इनकरेक्ट है, तो इसके बीच में एक डाउ वो है हमारे ऑप्शन हैं। अब ऑप्शन 1 और 2 की बात फंसती है। स्टूडेंट यहाँ सोचेगा, ठीक है, एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेन एसर्शन। ये एक्सप्लेन वाला जो फैक्टर है, इसको कैसे हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, मैंने मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करो, आप जो इस एसर्शन है उसके बाद जो है वो बिकॉज लगा दो। आप इसको बिकॉज लगा के रीड करो। दिस इज द होलसम ट्रिक फॉर ऑल द एसर्शन रीजन। अगर इस तरह से वो स्टेटमेंट 3 और 4 में से निकल गया है तो बोरोन इज हार्ड एलिमेंट बिकॉज बोरोन हैज यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। कोई मतलब बन रहा है इस बात का? हाँ, अगर ये बोलता कि बोरोन इज ए हार्ड एलिमेंट क्योंकि उसके जो एटम्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं एटसेट्रा, तो कुछ बात बन सकती थी। जैसे डायमंड के बारे में बोला जाता है कि डायमंड इज ए हार्ड एलिमेंट, तो वो ये नहीं कहता कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है या एटसेट्रा। वो क्या बात करता है? आप लोगों ने भी पढ़ा है 9th-10th क्लास से उसके बारे में, डायमंड के 11th क्लास के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंटली उसको बताया गया है कि डायमंड इज ए हार्ड एलिमेंट because the atoms make the covalent bonds or a structure is there in which all the carbon are attached to the sp3 hybridization to all the 4 other carbon। 4 कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो क्या है, वो हार्ड है। इसने कुछ बोला है ऐसा नहीं। इसका मतलब ये बिकॉज के बाद यहाँ पे इसके साथ फिट नहीं बैठता, और इसीलिए हमारा क्या है कि ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर नंबर 2। यहाँ पे बोरोन हार्ड एलिमेंट है, लेकिन हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से वो हार्ड नहीं है, उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो डायरेक्ट उसने रिएक्शन पूछ ली। PbCrO4 NaOH के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब कॉम्प्लेक्स क्या है? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वो आपसे पूछ रहा है कि रिएक्शन पता है कि नहीं पता। अब किसी को रिएक्शन पता है, पता होने के बाद क्या है कि वो पूछ लेगा डायनाइनिक कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे इसने क्या इन्वॉल्व कर लिया? यहाँ पे इसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इंक्लूड कर लिया। तो PbCrO4 को जब हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है वो बनता है Na2PbOH4। ये हमें पता होना चाहिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि यहाँ पे लेड क्रोमेट जो है वो क्या रिएक्शन कर रहा है। अब ये जो है, जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसने यहाँ पे हिंट भी दिया है कॉम्प्लेक्स बोल के। अब ये पूछ रहा है डायनाइनिक है क्या है, अभी तो कुछ नहीं है ये, लेकिन अगर आप इसे अलग अलग करोगे, क्योंकि इसने एनाइनिक पे क्वेश्चन पूछा है, तो इस Na पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो Pb बना है OH4 2 नेगेटिव, ये क्या बना रहा है? ये इसके ऊपर कहीं ना कहीं जाके सेट हो सकता है कि डायनाइनिक है या नहीं है। डायनाइनिक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है, स्टूडेंट्स को थ्योरी पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जो हमारा सेंट्रल एटम है कॉम्प्लेक्स के अंदर, उससे कितने यहाँ पे क्या है कि जो हमारे अगर एनाइनिक एलिमेंट वो हैं, लिगेंड हैं, वो कितने जुड़े हुए हैं। क्योंकि OH पे -1 है तो 4 जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे डायनाइनिक है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को क्रैक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्डिंग। ये पूछ रहा है कि किस कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्डिंग है। तो मुझे एक थ्योरी याद आ जानी चाहिए मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर, D&F ब्लॉक में। ये बताया था कि मेटालिक बॉन्डिंग जो है, प्रॉपर्टीज में बताया था मैंने, मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही मेटल्स आपस में क्या होंगी? बॉन्ड बनाएंगी, और वो क्या हो गया अंदर? मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पे है 3d7 4s2, 3d6 4s1, 3d6 4s2 एंड 3d3 4s2। तो यानी कि पहले इसको देखता हूँ मैं। 4s2 तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया, तो अनपेयर्ड तो है नहीं। 3d3 के अंदर इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3d6 के अंदर 1 2 3 4 5, और ये 6 हो गया, तो कितने हो गए? 4 हो गए। 3d6 4s1, तो 3d6 तो यहाँ पे भी देख लिया, तो 4 तो यहाँ पे हो गए, प्लस एक किसके अंदर होगा? 4s वाली के अंदर।
तो कितने हो गए टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन? 5। इसके अंदर 3 थे, इसके अंदर 4 हैं, और 3D7 के अंदर क्या होगा कि ये वाला भी ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो इसके अंदर कितने होंगे? 3। तो हाईएस्ट किसके अंदर है? 2 के अंदर। सो सेकंड इज द आंसर। तो इस तरह से हमें देखते हुए चलना है कि क्या उसने दिया है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट के दम पे ही आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन के अंदर आप जा सकते हो। और कॉन्सेप्ट मैंने क्लास के अंदर इतने इंपॉर्टेंट तरीके से बताया आप लोगों को कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हीं पे से क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा। तो उस चीज़ को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। असर्शन ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर। जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो किस में फाउंड होते हैं? नेचर में। ये इसने बिल्कुल पहला पेज ही पूछ लिया एनसीईआरटी का, उसमें से ही उठा लिया क्वेश्चन। कह रहा हूँ ये स्टेटमेंट कि ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर, ये बिल्कुल सही कह रहा है। जितने भी हमारे जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिन्हें हम एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ फैमिली कहते हैं, तो थोड़ा सा भी हिंट आपको मिला। अर्थ फैमिली क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ में मिलते हैं। तो क्या है, फाउंड इन नेचर, ये करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है 4F एंड 5F सीरीज आर केप्ट बिलो पीरियोडिक टेबल। तो 4F और 5F सीरीज, यहाँ पे इसने पीरियोडिक टेबल की नॉलेज चेक कर लिया आपकी। अगर आपने पीरियोडिक टेबल को पढ़ा है, मतलब आप थ्योरीज के गो थ्रू गए हो, ओके, कि कौन कौन सी थ्योरीज थी, मेंडलीव, देन मॉडर्न एटसेट्रा, उससे पहले मॉसले का लॉ वगैरह, तो स्टूडेंट को पता होगा कि यार जो पीरियोडिक टेबल होती है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पे तो मेन बॉडी है, और यहाँ पे जो है लेंथेनॉइड और एक्टानॉइड जो है, यानी कि 4F और 5F सीरीज जो है वो अलग रखी गई है। बिल्कुल सही कह रहा है ये। आर केप्ट बिलो पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल के बिलो में रखा गया है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन फिर वही असर्शन रीजन में आप क्या लगाएंगे? बिकॉज बीच में लगाइए, क्योंकि थर्ड और फोर्थ तो नहीं हो सकते जब दोनों करेक्ट हो गए तो। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ बिकॉज ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर बिकॉज 4F एंड 5F सीरीज आर केप्ट बिलो पीरियोडिक टेबल। तो ये नहीं हो सकता, कोई भी इनका सेंस नहीं बन रहा है एक दूसरे के साथ। कि एस ब्लॉक नेचर में इसलिए फाइंड होता है क्योंकि 4F 5F। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिल चुका है कि ये दोनों करेक्ट है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये नहीं है। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर इज 2। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो आप देख रहे हैं कि कितने इजी क्वेश्चंस हैं। इफ़ यू हैव द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आपको याद है, किस तरह से उसे रिकॉल करना है, और रिकॉल करने के बाद आपको अप्लाई करके क्वेश्चन चुटकी बजाते हो जाएगा। उसके बाद फाइंड आउट सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन को मैंने इतना क्लास में बताया था कि बेटा नॉर्मल बॉन्ड ऑर्डर जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस टू, O2 माइनस वगैरह, उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद भी वो हायर स्पेशीज में जाता है, साइनाइड पूछता है। यहाँ पे तो उसने साइनाइड नहीं पूछा है, जिसका हम लोग बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हायर क्लास में पढ़ते हैं कार्लसन डायग्राम्स के थ्रू। वो यहाँ पे नहीं है। हमें बस आप इनका क्या पता होना चाहिए, स्पेशीज के अंदर इनका बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी कि जो 14 इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन वालों का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। या आप हमेशा याद रखें, इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ेगा घटेगा, तो 0.5 हम क्या करेंगे, स्पेशीज में इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन के घटने बढ़ने से उसके बॉन्ड ऑर्डर को वैरी करेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट ट्रिक। अब CO जो है, CO के अंदर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ओके। और यहाँ पे इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। NO पॉजिटिव 7 प्लस 6 13, एंड दिस प्लस इंडिकेट्स -1। तो यहाँ पे कितने हो गए, सॉरी 8 एंड दिस 7, नाइट्रोजन फॉर 7, एंड दिस इज 8 15, और दिस +1 -1। तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। दोनों का जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है? 3 और 3। मैंने क्लास के अंदर आप लोगों को ये भी बोला था कि आप डायरेक्ट इनके जो हायर स्पेसीज हैं उनके बॉन्ड ऑर्डर को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। डायरेक्ट अगर किसी ने याद किया होगा, क्योंकि नॉर्मल है ये COs, NO पॉजिटिव, साइनाइड नेगेटिव एटसेट्रा, ओके, इनके बॉन्ड ऑर्डर जो है वो पता होने चाहिए। जैसे कोबाल्ट प्लस प्लस भी होता है यहाँ पे, तो उनके जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्ट मैंने याद करने को भी बोला था। तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, 3 + 3 हाउ मच इज 6। तो इसका आंसर क्या है? 6 आंसर है इसका, क्योंकि इसने सम पूछा है। ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ CH4 कंज्यूम्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO2। तो यहाँ पे मैं क्या करता, मैं पेपर के अंदर ही सॉल्व करता इसको। कैसे करता मैं पेपर के अंदर सॉल्व? CH4 के अंदर मुझे पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 4, एंड दिस इज
यहाँ पे जो कार्बन है उसके साथ कौन है, हाइड्रोजन CH4, फिर 2O2, यहाँ पे CO2, और यहाँ पे क्या बन रहा है, 2H2। तो हाइड्रोकार्बन की क्या है, ये हाइड्रोकार्बन की यहाँ पे इसने रिएक्शन दे दी है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसने क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है, CO2 दी है 22 ग्राम, यानी कि ये दे दी है 22 ग्राम, और इसने CH4 का पूछा है। आइडियल कंडीशन जो मैंने क्लास में बताई थी वो क्या होती है, आइडियल से हम कंपेयर करते हैं, CO2 जो होता है वो होता है 44 ग्राम। CO2 हमारा कितना होता है, 44 ग्राम, ये डायरेक्ट याद होने चाहिए आपको। ठीक है। उसके बाद जो हमारा कार्बन है ये कितना आ जाएगा, 16 ग्राम। आइडियल कंडीशन के हिसाब से 44 ग्राम को कितना चाहिए, 16 ग्राम। सो 44 ग्राम रिक्वायर हाउ मच, 16 ग्राम। ओके। 1 ग्राम रिक्वायर 16/44। ये तो डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे होगा कि 44 ग्राम को कितनी चाहिए, 16 ग्राम, और 22 ग्राम को फिर इसका क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया। तो हाफ करने पे कितनी चाहिए, 8 ग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो कि 44 के लिए 16 चाहिए, तो बताओ एक के लिए कितनी चाहिए, फिर 22 के लिए कितनी चाहिए, जैसे मैंने क्लास के अंदर आपको बताया हुआ है। कोई फॉर्मूला इसके अंदर याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से कुछ भी निकाल सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑब्टेन्ड when 3-methyl-hex-2-ene reacts with HBr in presence of peroxide, total number of स्टीरियो आइसोमर्स। तो सबसे पहले तो मुझे फॉर्मूला याद आना चाहिए कि यार अगर स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, 2 की पावर n, और n यहाँ पे क्या होता है, कायरल कार्बन। कितने कायरल कार्बन यहाँ पे हैं। अब मैं रिएक्शन को कर लेता हूँ। रिएक्शन को करेंगे 3-methyl-hex-2-ene। तो यहाँ पे मैं इस तरफ से ले रहा हूँ, यहाँ पे कितना है, 2 इन, 1 2 और 3, तो 3-methyl-hex-2-ene मेरे पास आ गया है। उसकी रिएक्शन किया आपने HBr में, और क्या ले लिया, परोक्साइड। मैंने बताया था आप लोगों को कि HBr ही केवल परोक्साइड में रिएक्ट करता है, और परोक्साइड अगर यहाँ पे है तो क्या लगेगा, खार्श इफेक्ट या एंटी मार्कोनिव रूल। एंटी मार्कोनिव रूल में अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो कार्बन है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उससे दूसरे वाले कार्बन पे यहाँ पे क्या लगेगा, Br लगेगा। तो यानी कि प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ पे वो ये बनेगा। तो ढंग से बना देता हूँ। यहाँ पे CH3, और यहाँ पे मेरा क्या लग गया, Br। अब मुझे कायरल कार्बन चाहिए इसके अंदर। तो कायरल कार्बन देखने के लिए आप देखिए कि यहाँ पे ये जो कार्बन है ये भी मेरा कायरल कार्बन है, और यहाँ पे Br लगा, ये भी मेरा कायरल कार्बन है। बाकी सबके सब कार्बन क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग गए, 2 हाइड्रोजन है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है, और कोई भी मेरा कायरल कार्बन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है, तो इसलिए 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4। तो हमारा आंसर क्या है इसका, 4 आंसर हो गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है कि कॉन्सेप्ट कौन सा याद आना चाहिए, और फिर हम कैसे उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, मुझे थ्योरी से याद आ जाना चाहिए, मैंने क्लास में बताया था। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, कि वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं एक्सेप्ट दी हेलोजन्स। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं एक्सेप्ट हेलोजन्स, केवल हेलोजन्स को छोड़ के वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। ये एक एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी बहुत बेसिकली इसने पूछा हुआ है कि क्यों हेलोजन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हुए भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। उसका रीजन मैंने वही बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो ये मुझे डायरेक्ट याद आ जाना चाहिए, इतना डीप में हमें नहीं जानना है कि हम जा करके उसको पूरे सोचते ही नहीं बैठ के एग्जाम में। हमें बस ये याद आ गया। अब हम देखते हैं आगे। साइनाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये हो गया नंबर 1। ऐसे मार्क करते चले, अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग। उसके बाद NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया नंबर 2। COH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया नंबर 3, दिस इज 3। CH3 नो, बिकॉज CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। उसके बाद SO3H भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो ये हमारा हो गया 4। NH3 पॉजिटिव भी मैंने बताया था सीरीज में ऊपर ही आता है, तो ये भी क्या हो गया नंबर 5। और ये हमारा क्या हो गया, हेलोजन, जो कि हेलोजन हमारा नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 5। तो हमारा 5 आंसर है इसके अंदर। यहाँ पे हमें क्या देखना था, सिंपल क्वेश्चन था, हमें बस एक कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए, और यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि फैक्ट कि हेलोजन्स को हमें क्या करना है, स्किप। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें फ्लोरीन को भी ऐड किया होगा और वो 6 लगा के आए होंगे। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे
वो कह रहा है we are given with following information about concentration of reactor with initial rate of, यानी कि concentration दी है और क्या दिया है, रेट दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जब कंसंट्रेशन इतनी है 0.005 और यहाँ पे है 0.02 मोलर। अब ये कह रहा है कि फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट, उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में मुझे क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो पहले मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर भी बताया था, ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें उनके बीच में रिलेशन ढूंढना होता है कि रिलेशन क्या बन रहा है, कंसंट्रेशन को कितना टाइम्स किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंसंट्रेशन कितनी हो रही है, 0.02/0.005। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1000, ये पॉइंट गया, उसके बाद यहाँ पे 100 हो गया, ये पॉइंट भी गया, और यहाँ पे मैंने देखा कि कितनी पावर ये चले गया और ये हो गया 4 टाइम्स। तो यानी कि ये कंसंट्रेशन को कितना कर रहा है, 4 टाइम्स कर रहा है। ये मैंने आपको करके दिखाया था कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया है। उसके बाद ये यहाँ पे कितने टाइम्स कर रहा है, 7.5, 10⁻⁻⁴। इसे मैं लिख सकता हूँ 0.75, 10⁻⁻3, 3 × 10⁻⁻3। तो हम देख रहे हैं कि ये 7.5 3 तक कितना जाएगा, ये भी यहाँ पे क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी की है इसने, जब इसको 4 टाइम्स किया तो रेट भी कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। यानी कि कुछ इस तरह से है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की पावर 1 के। जैसे ही ये रिएक्टेंट 4 टाइम्स हो रहा है तो ये भी कितना हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है। तो 4 टाइम्स होने का मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर इज 1, 1 यहाँ पे हमारा आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। पूछ रहा है मुझसे कि कितने एरोमेटिक होते हैं। तो एरोमेटिक के लिए मुझे डायरेक्ट याद आएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए 4n+π, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, चाहे वो लोन पेयर भी इंक्लूड हो, मैंने क्लास में बताया था, वो सबसे बड़ा इफेक्ट है किस चीज़ को चेक करने का कि वो क्या है, एरोमेटिक है या नहीं। आप यहाँ पे गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड्स हैं। तो 4n+2 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, 4n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 2। ये एरोमेटिक हो गया नंबर 1। इसके बाद आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया एक लोन पेयर 7। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 14, 4n इज इक्वल टू 12 और ये भी n इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो ये भी एरोमेटिक है, नंबर 2 एरोमेटिक ये हो गया। उसके बाद देखते हैं ये दोनों, 1 2 3 6 हो गए यहाँ पे, 6 पाई बॉन्ड्स हो गए, तो 6 2 जा 12, तो 4n+2 इज इक्वल टू 12। ओके, और 4n इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, 10 हो गया। अब 10 हो गया तो आप इसको लिखेंगे 10/4, यानी कि एरोमेटिक नहीं है। आप यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर करेंगे, ब्लंडर इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है वो केवल इतने पार्ट में है और इतने पार्ट में है, दोनों के दोनों कैसे हैं, एरोमेटिक रिंग्स है। दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट इज गोल्डन पार्ट। आप सबके अंदर, क्योंकि पूरा कॉन्जुगेशन घूम ही नहीं रहा है, इंडिपेंडेंट कॉन्जुगेशन वहाँ पे है, तो इसीलिए हम इसको क्या लेंगे, इस पूरे में हकल रूल हम किस में लगा सकते हैं, इस रिंग में अलग लगाएंगे, इस रिंग में अलग लगाएंगे। अगर ऐसे करेंगे तो आप गलती करेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्लास के अंदर ये चीज़ें बताई थी कि यहाँ पे हम लोग एरोमेटिसिटी को, अगर दो रिंग्स अलग अलग हैं तो हम अलग अलग ही लेके चलेंगे। मैंने ब्रिज स्ट्रक्चर्स भी बताई थी आपको। ब्रिज स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या था कि 3 डायमेंशन में अगर CH2 ऊपर चला जाता है तो ऊपर वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट रिंग्स नीचे क्या हो जा रही हैं, वहाँ पे हमारी एरोमेटिक हो जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, एरोमेटिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 बॉन्ड्स हो गए, 3 2 जा 6, 4n+2 इज इक्वल टू 6, 4n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 1। तो ये भी हमारा एरोमेटिक है। तीसरा कंपाउंड ये था, चौथा ये है। अब हम देखते हैं ये वाला कंपाउंड, यहाँ पे क्या है, 1 2 3, चूंकि रिंग क्या है, रिंग में गैप नहीं है, रिंग साथ में है, 1 2 3 4, तो 4 2 जा 8, 4n+2 इज इक्वल टू n, 4n इज इक्वल टू 6। ये हमारा क्या नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं इसके अंदर, इसके अंदर देखते हैं 1 2 3 4, 4 2 जा 8 और ये भी हमारा एरोमेटिक नहीं है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4, 4 इज द आंसर, कि 4 हमारे क्या है कंपाउंड यहाँ पे एरोमेटिक हैं। देखिए एरोमेटिसिटी का मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट से क्या पूछना चाह रहा है, एरोमेटिसिटी का मतलब यहाँ पे सिंपल यही पूछना चाह रहा है कि वो कंपाउंड किसी ना किसी तरह से अगर कॉन्जुगेशन से टूट गया है तो क्या वो इंडिपेंडेंटली एरोमेटिक है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे होंगे कि रिंग के साथ है, रिंग से जुड़ा हुआ है, कोई बीच में ब्रिज नहीं है, गैप नहीं है, तो इसलिए ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इस पूरे कंजुगेशन को गिना जाएगा साथ में। उसके साथ यहाँ पे भी देखेंगे कि क्या है, यहाँ से इस तरह से पूरा कॉन्जुगेशन घूम रहा है इसके अंदर, तो इसलिए ये भी क्या हो गया पूरा का पूरा यहाँ पे एरोमेटिक हो गया। अब इस एरोमेटिक का मतलब क्या है, इस एरोमेटिक का मतलब ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड होने मतलब क्या, एरोमेटिसिटी शो करेगा। आप दो रिंग देख के चलेंगे तो दोनों रिंग के अंदर क्या है, दोनों के दोनों एक यहाँ पे ब्रिज से क्या है, दोनों के दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग कॉन्जुगेशन दोनों के अंदर है, तो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली क्या है एरोमेटिक हैं। यहाँ पे इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर भी यहाँ पे क्या आ गया, ब्रिज आ गया, और ब्रिज आने से इसका मतलब क्या होगा, दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है, जुड़े हुए नहीं है मत जुड़े हुए होने का मतलब क्या है, इस तरह से जुड़े हुए नहीं है। दो कार्बन यहाँ पे शेयर नहीं हो रहा है, कितने कार्बन शेयर हो रहा है, केवल एक कार्बन यहाँ से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो दोनों को अलग अलग देखेंगे। इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्यों देखा, वो इसलिए क्योंकि दोनों के दोनों रिंग क्या आपस में जुड़ी हुई हैं, कोई भी तरह का ब्रिज बीच में नहीं है, तो इंडिपेंडेंट एरोमेटिक होने का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इसके पाई बॉन्ड को भी इंक्लूड किया। और इस तरह से यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे तो एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि इसके अंदर भी वही 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को लेके चलना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n इज इक्वल टू 4 एंड s इज इक्वल टू हाफ। s इज द स्पिन मैग्नेटिक नंबर, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को थ्योरी में आ जाना चाहिए वापस, कि n इज इक्वल टू 4 है, तो l की वैल्यू कितनी है, 0 1 2 और 3। और l की वैल्यू क्योंकि क्या होती है, वो n-1 होती है, 0 से लेके, मुझे थ्योरी डायरेक्ट याद आ जानी चाहिए। और l इज इक्वल टू 0 के लिए s, इसके लिए p, इसके लिए d, और इसके लिए क्या है f। ओके, अब यहाँ पे जो s है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, ऑर्बिटल से देखते हैं। ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स होंगी यहाँ पे एक, यहाँ पे कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, यहाँ पे 3, इसके अंदर 5 और इसके अंदर 7। अब आप यहाँ पे समझिए कि इनके अंदर हर एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आर यू गेटिंग दैट। एक ऑर्बिटल जो होती है, उस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि प्लस हाफ वाला होगा, तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पे कि 1 के अंदर 2 होंगे, लेकिन लेंगे एक ही, क्योंकि उसने कंडीशन रखी है एस इज इक्वल टू प्लस हाफ वाला चाहिए, तो यानी कि 1 +3 +5 +7, ये कितना हो गया 16। सो n इज इक्वल टू 16 इज द आंसर ऑफ इट। ये इस तरह से हमें लेके चलना है कि किस तरह से यहाँ पे उसने क्वेश्चन को पूछा है, तो इस तरह से हमें थ्योरी को किस तरह से वहाँ पे रिकॉल करना है, उसको अप्लाई करना है, और कैसे हमें क्वेश्चन को समझ के चलना है। तो इस तरह से हमने पूरा पेपर डिस्कस किया यहाँ तक, और आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है किसी भी एग्ज़ाम में वो ये होती है कि आप जो पढ़ रहे हैं क्लासरूम में वो कैसे कनेक्ट हो रहा है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है, इस पर आप प्लीज़ फोकस करें। मैंने क्वेश्चन को ये नहीं कि सीधा करना शुरू कर दिया, मैंने पहले रिकॉल करवाया कि किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो इस उससे अप्रोच से आपको क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, अप्रोच करना है। 3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। 3 चीज़ें ये है कि पहले क्वेश्चन को देख के आपको तुरंत दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, किस चैप्टर से है। दूसरी चीज़ याद आ जानी चाहिए कि इसके अंदर उसने क्या कॉन्सेप्ट पर ऊपर क्वेश्चन पूछा है, उसी के साथ आप देख लें कि वहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पहले कॉन्सेप्ट लगा दें फिर पता लगा ऑप्शन ही बाहर चले गए। और फिर ये देखना है कि एलिमिनेशन मेथड जहाँ पे लग रहा है कि नहीं, जैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, तो एलिमिनेट करने के बाद वहाँ पे क्या हो रहा है कि किस तरह से वहाँ पे एलिमिनेट करने के बाद क्या क्या बच रहा है, और बचने के बाद में कैसे कॉन्सेप्ट लगाऊं। तो यानी कि कॉन्सेप्ट को याद करके उसको फिर लगाना है वहाँ पे, इजीली क्वेश्चन वहाँ पे हो जाएंगे और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। इससे मैं नेक्स्ट भी पेपर डिस्कस करूँगा जब आएगा आएगा अप्रैल में, तो आप इसी अप्रोच के साथ प्रिपरेशन करें, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े रहें मुझसे, और पेपर को देखें समझें कि उन्होंने कहाँ मिस्टेक की है। तो थैंक यू वेरी मच।